Dear students, today we will talk about inertia. So, what is inertia? Inertia is the resistance of a body to change its state of motion. ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो inertia is the resistance of a body to change its state. ओके, मतलब स्टेट जो है बॉडी की दो तरीके की हो सकती है. Either the body is at rest or the body is moving with uniform velocity. Means उसकी स्टेट दो तरीके की हो सकती है, या तो बॉडी क्या हो, रेस्ट पे हो, या बॉडी जो है आपकी मूव कर रही हो. ठीक, तो देखिए इसमें इनर्शिया को जो है इसको अपोज भी आप कह सकते हो कि जैसे कि सपोज कोई स्टोन है, स्टोन अगर अर्थ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कि कोई स्टोन है तो ये अर्थ पे है, तो ये क्या चाहेगा, ये रेस्ट पे ही रहना चाहेगा. ठीक, आप क्या करोगे, आप जब तक कि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये क्या मूव करेगा, इधर नहीं करेगा. ठीक है, मतलब एक इस पर एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कितना चाहिए, इतना चाहिए कि जो इसके वेट से, इसका वेट जैसे mg है तो इसके वेट से ग्रेटर होना चाहिए. F शुड ग्रेटर देन mg. ठीक है, मतलब इसके वेट से जब तक ग्रेटर नहीं होगा, और जितना भारी स्टोन होगा आपको उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको हिलाने के लिए. ठीक है, आपने देखा होगा, उसको मूव कराने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर वही सिंपल छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए. वही जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ही ज़्यादा आपको उसको मूव कराने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, लेसर द मास लेसर द इनर्शिया. ठीक है, मीन्स जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उसका इनर्शिया कम होगा. जैसे कि एक हैवी स्टोन ले लीजिए, एक 10 किलोग्राम का स्टोन है और एक 2 किलोग्राम का स्टोन है, तो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, 10 किलोग्राम का स्टोन का. ठीक है, तो ये आपका इनर्शिया के बारे में था. ऐसे ही अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या चाहेगी, वो मूव ही करना चाहेगी, वो ये नहीं चाहेगी कि आप उसको रोकें. ठीक है, तो आपको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आपको उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. जैसे कि आपने देखा होगा गोलकीपर क्या करते हैं, जो भी फुटबॉल उनके पास आती है तो उसको रोकते हैं, तो उतना ही ज़्यादा अपोज में उसके उतना ही ज़्यादा फोर्स वो लगाते हैं, तब कहीं जाके बॉल वो रुक पाती है. ठीक है, तो एग्जांपल में है बॉल एट रेस्ट, तो बॉल वुड लाइक टू बी एट रेस्ट नॉट वांट टू मूव. तो बॉल क्या है, बॉल अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, वो मूव नहीं करना चाहती. यही इनर्शिया है. ऐसी बॉल इन मोशन, सो इट वुड लाइक टू बी एट इन मोशन एंड नॉट वांट टू स्टॉप. ठीक है, तो ये स्टॉप नहीं होना चाहती. कब स्टॉप होगी, जब तक उस पर एक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन, दैट इज टर्म्ड एज इनर्शिया. ठीक है, इनर्शिया का यही मतलब है कि कोई बॉडी अपनी जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में अगर वो मेंटेन रहती है, मेंटेन रहना चाहती, तो यही प्रॉपर्टी उसकी इनर्शिया कहलाती. मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी. ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 1, जर्क एक्सपीरियंस्ड व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड सडनली. ठीक है, आपने जैसे बाइक में या कार में कभी कभी आपने देखा होगा, कभी आप जैसे ब्रेक लगाते हो तो आपको एक जर्क फील होता है, एक धक्का लगता है. ऐसे बस में बैठे होते तो ब्रेक लग जाती है तो क्या होता है, आपको एक धक्का सा महसूस होता है. तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू इनर्शिया. ठीक है, तो एग्जांपल कार इन मोशन, और कार के अंदर अगर कोई पर्सन मैन बैठा हुआ है तो
मैन भी क्या होगा, इन मोशन में होगा, मैन भी मोशन में ही होगा। तो लेटर फिर क्या होता है, कार कम टू रेस्ट बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स या ब्रेक्स। ठीक है, तो कार जो है वो रेस्ट पे आ गई। ड्यू टू inertia man still wants to be move in forward direction, so man move first little forward then backward। ठीक है, तो वेन कार स्टॉप्स या वेन ब्रेक अप्लाइड, तो आपने देखा कि अगर कार जो है जब तक वो चल रही तब तक जो मैन है या उसके जो फिट हैं बेसिकली, जो कार के साथ कांटेक्ट में हैं, तो वो भी मूव कर रहे हैं या पूरी बॉडी मूव कर रही है। लेकिन जैसे ही ब्रेक आपने लगाया तो क्या हुआ, मैन की जो बॉडी है, जो मतलब जो उसके फिट हैं, फिट तो उसके कार से टच हैं, तो कार स्टॉप हुई तो फिट भी स्टॉप हो गए। लेकिन जो आगे की जो बॉडी है, उसकी अपर बॉडी है, वो अभी भी क्या है, स्टिल वो मोशन में ही है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो पहले वो थोड़ा सा आगे जाके फिर पीछे की तरफ वो बॉडी चली जाती है, तो वो क्या होता है, इकट्ठे वो रुकती नहीं है। आपने देखा होगा, ये चीज़ आपने फील की होगी, जब कार स्टॉप होती है तो बॉडी क्या होती है, लिटिल फॉरवर्ड जाके, मतलब आपको आगे की तरफ धक्का लगता है, क्योंकि आप ऑलरेडी मोशन में होते हो तो आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन जब कार जैसे स्टॉप होती है तो फिर से पीछे की तरफ आप आ जाते हो। ऐसे ही जब गाड़ी खड़ी होती है और इकट्ठे स्टार्ट हो जाती है, इकट्ठे चलना स्टार्ट कर देती है, तो भी क्या होता है, आपके पैर तो गाड़ी के साथ चलने लगते हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो वो रेस्ट पे होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको उस समय भी आपको एक जर्क फील होता है। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने क्या बोला था, गैलीलियो ने कहा था, अ बॉडी मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस शुड मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कोई बॉडी अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रही है तो उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, वो मूव करेगी। ठीक है, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब कोई फोर्स ऐसा ना हो जो उसको अपोज करे। ठीक है, फ्रिक्शनलेस का यही मतलब होता है। फ्रिक्शन होगा तो एक अपोजिशन हो जाता है। तो आप देखो, एक दो एग्जांपल मैंने दिए, एक रफ सरफेस का, एक स्मूथ सरफेस का। तो रफ सरफेस में आप देखो, ये जो सरफेस है वो इस टाइप की है, ये। तो जैसे ये बॉल है तो बॉल एक बार ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। ठीक, मतलब वो क्या करेगी, उसको बहुत ज़्यादा अपोज फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, ये अपने आप ही बहुत ज़्यादा चलने के बाद ये अपने आप ही रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको अपोज, जब तक इसमें एनर्जी जब तक चलती रहेगी, जैसी एनर्जी लॉस होगी अपने आप ही, क्योंकि इतना ज़्यादा अपोजिशन के बाद इसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होने लगेगी। वैसे और स्मूथ सरफेस है ये, तो स्मूथ सरफेस में बॉल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स, वो मतलब इसी वेलोसिटी से आगे जाती रहेगी जब तक कि कोई इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, अब आ जाइए कंक्लूज़न पे। तो कंक्लूज़न क्या है, अरिस्टोटल्स लॉ वॉज फॉल्सिफाइड बाय गैलीलियो। एरिस्टोटल के लॉ को गैलीलियो ने फॉल्सिफाइड कर दिया था। ठीक है, फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये कहा था एरिस्टोटल ने कि फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब अगर किसी बॉडी को आप यूनिफॉर्म मोशन में चाहते हैं तो एक उसमें एक नेट फोर्स एक्ट करता है। गैलीलियो ने क्या बोला, अ नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन ओनली इफ रेजिस्टिव फोर्स फ्रिक्शन आर प्रेजेंट। ठीक है, तो गैलीलियो ने ये कहा कि नेट फोर्स हमें तभी ज़रूरत होगी किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए जब जो है कि रेजिस्टिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है, विस्कोसिटी आर प्रेजेंट।
अगर ये सब फोर्स प्रेजेंट हो। विस्कोसिटी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि कोई ग्लास, एक ग्लास वाटर आपने ले लिया, तो एक ग्लास वाटर में, ठीक है, आपने इसमें कोई एक स्टील की, आपने क्या किया, एक आपने इसमें बॉब, स्टील का एक बॉब इसमें डाला, तो तुरंत देखिए पानी के नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह आप एक हनी ले लीजिए, उसमें यही डालिए स्टील के बॉब को, तो वो क्या होगा, धीमे धीमे जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, विस्कोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला, इफ़ नो रेस्टिव फोर्स आर प्रेजेंट तो नो फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो गैलीलियो ने एक, अगर कोई रेस्टिव फोर्स नहीं है तो हमें किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ओके, थैंक यू।